आप जानते हैं कि वर्तमान में लगभग हर एक परीक्षा में सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2014 के स्क्रीनिंग प्रश्न पत्र से संबंधित रीजनिंग के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आपको मेरी एडवाइस है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि किसी भी परीक्षा में रीजनिंग से संबंधित इस प्रकार के जो भी प्रश्न आएंगे आप उन्हें आसानी से क्रैक कर सकें। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भाग 4 सामान्य बुद्धि परीक्षण। यह प्रश्न उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2014 के स्क्रीनिंग प्रश्न पत्र से संबंधित हैं। इस प्रश्न पत्र से संबंधित 7 वीडियोज हम पहले अपलोड कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उनके लिंक पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। कई लोगों की रिकमेंडेशन है कि उन्हें प्ले लिस्ट नहीं मिलती है। मैं आपको अवगत करा दूं कि मैंने 3 प्ले लिस्ट बनाई हैं। पहली बनाई है टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर लेक्चरर नेट सीटेट नाम से, दूसरी बनाई है लेक्चरर स्क्रीनिंग 2020 नाम से, तीसरी बनाई है उत्तराखंड जीके एंड जीएस नाम से। आप प्ले लिस्ट में जाकर इन्हें ढूंढकर इन पर क्लिक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। और कई लोग यह बताते हैं कि उन्हें वीडियो साफ नहीं दिखती, धुंधली दिखती है। मैं आपको अवगत करा दूं कि वहां पर इंटरनेट की स्पीड स्लो होगी, इसलिए वीडियो साफ नहीं दिखती है। आप वीडियो को क्वालिटी 360 में चलाएं, वीडियो आपको साफ दिखेगी। वीडियो को लास्ट तक देखें, इनसे आपको रीजनिंग का पैटर्न पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आयोग पूछता है। आज का पहला प्रश्न है, राम श्याम की तुलना में अधिक धनी है परंतु सोहन जैसा धनी नहीं, और रमेश की तुलना में अधिक गरीब है तो श्याम है। काफ़ी सरल प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर 4 आदमी हैं। एक है श्याम, श्याम को मैं लिख देता हूँ SH। दूसरा है राम, राम को लिख देता हूँ R। तीसरा है रमेश, पहले सोहन की बात कर रहा तो मैं सोहन को लिख देता हूँ। और चौथा है रमेश, तो रमेश को मैं अभी लिखूंगा। अब ये क्या कह रहा है कि राम श्याम की तुलना में अधिक धनी है, तो ये राम है। श्याम की तुलना में अधिक धनी है तो मैंने राम को आगे लिखा। परंतु सोहन जैसा धनी नहीं, तो सोहन उससे भी ज़्यादा धनी है। राम से भी ज़्यादा धनी कौन है? सोहन। रमेश की तुलना में अधिक गरीब है, तो रमेश की तुलना में अधिक गरीब है तो रमेश यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो राम जो है रमेश की तुलना में अधिक गरीब है, तो राम से भी आगे कौन होगा? रमेश होगा। तो पूछ रहा है कि श्याम है, तो श्याम क्या है? इसके अकॉर्डिंग ये 3 नीचे के विकल्प तो गलत हो रहे हैं, ये कहीं मैच नहीं खा रहे, तो ऑप्शन ए सही हो रहा, रमेश की तुलना में अधिक गरीब। तो रमेश की तुलना में अधिक गरीब कौन है? श्याम। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देखो प्रश्न को, आप अपने हिसाब से भी हल कर सकते हैं। लास्ट तक देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज है और इसके आधार पर आप प्रश्नों के पैटर्न को आसानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक घड़ी एक दिन में 15 मिनट आगे हो जाती है, इसे 12 बजे दोपहर में सही समय पर रखा गया, यह 4 बजे प्रातः कितना समय बताएगी? काफ़ी सरल है, आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। मैं भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये क्या हो रहा है। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो 24 घंटे में यह घड़ी 15 मिनट आगे हो जाती है। घड़ी को दिन के दोपहर 12 बजे सेट किया, हमें बताना है कि सुबह के 4 बजे तक यह क्या समय बताएगी, यानी अगले सुबह 4 बजे तक। तो दिन के दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक होते हैं 16 घंटे, 16 आवर्स होते हैं। तो यदि ये 24 घंटे में 15 घंटे आगे हो रही है तो 16 घंटे में कितना आगे होगी? 10 घंटे। ठीक है, 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो रही है तो 16 घंटे में 10 मिनट आगे होगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4:10 AM
समय रहेगा उस समय। ठीक है, समझ चुके होंगे। आप स्वयं भी इनको हल करने का प्रयास करिए, आप आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको हल करने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आयोग पूछता है। अगला प्रश्न है, 5 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए: 125, 95, 102, 128 और 140। प्राप्त अंकों की माध्यका ज्ञात कीजिए। हमें माध्यका निकालनी है इन अंकों की। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय आप या तो इन अंकों को आरोही क्रम में लिख लो, यानी असेंडिंग, और या डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही क्रम में लिख लो। तो मैं इन्हें आरोही क्रम में लिख लेता हूं ताकि आप इसे हल कर सकें। सबसे पहले 95 सबसे छोटी संख्या है, उसके बाद 102 मैंने लिख दिया, 102 से बड़ी संख्या है 125, 125 लिख दिया, 125 से बड़ी है 128 और उससे बड़ी है 140। तो ये 5 अंक हैं, हमें बताना है माध्यका। तो इन पांचों में से जो सबसे बीच का होगा वो माध्यका हो जाएगा। सबसे बीच का कौन सा है? 125। 2 उसके बाद है, 2 उससे पहले हैं, तो 125 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे। और यदि यहाँ पर वो ऐसा दे देता, 6 डिजिट दे देता, उदाहरण के लिए वो यहाँ पे 160 दे देता, 160, तो 95, 102, 125, 128, 140, 160, 6 डिजिट देता, तो इसमें से हमें माध्यका निकालने को देता। फिर हम क्या करते, ठीक बीच के 2 अंकों को जोड़ते। ठीक है, बीच के 2 अंक कौन से हैं? एक तो है 125 और दूसरा है 128। तो 125 और 128 को जोड़ते तो ये होता है 253, 253। और इस 253 को 2 से भागा करते, 2 से डिवाइड कर देते, तो कितना जवाब आता? 126.5। तो ये इसका उत्तर हो जाता। तो ध्यान रखना, यदि संख्या सम है तो आप बीच के 2 को जोड़ोगे और 2 से भागा दे दोगे, और यदि विषम है तो ठीक बीच वाली संख्या को पकड़ोगे तो वो उसका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को बारीक से हल करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं और आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप इस प्रकार के प्रश्नों को कभी गलत ना कर सकें। यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा विकल्प निम्नांकित का उत्तर होगा यदि, इस प्रकार से। तो कौन सा विकल्प उत्तर होगा जान लेते हैं, सरल है। 2 का स्क्वायर प्लस 1 किया है, 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी 5। 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 चक्कू 16 प्लस 2 18। उसके बाद कर रखा 6 का स्क्वायर प्लस 3, 6 चक्का 36 प्लस 3 39। फिर कर रखा 8 का स्क्वायर, 8 8 64 प्लस 4 68। इसी प्रकार हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो 10 नहीं 100 होता है, 100 में हम जोड़ देंगे 5 तो 105। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। इस प्रकार के प्रश्न को ध्यान से देखना चाहिए, आसानी से आंसर निकल जाता है। अब इस प्रश्न में देखते हैं यहां क्या पूछा गया है। यहां पर पूछा गया है, निम्न श्रृंखला में अगली 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगली 2 संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। तो ये भी काफी सरल है, मुझे लगता है आप इसे आसानी से कर लोगे। कोशिश करिए कि आप इसे खुद हल करें। मैं भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे इसे बनाया गया है। किया क्या है, 4 गुणा 3, 4 तिया 12। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर 12 का हाफ 6, 12 का हाफ क्या किया है 6। ठीक है, फिर 6 तिया 18। समझ गया आप, 4 तिया 12, 12 का हाफ 6, फिर 6 तिया 18 कर रखा है, फिर 18 का हाफ कर रखा है, 18 का हाफ होता है 9, फिर 9 तिया हो जाएगा 27। तो यहाँ पर अगली संख्या क्या आएगी 27, 27 ये है सी वाले ऑप्शन में। फिर 27 का हाफ हो जाएगा 13.5 यानी 13.5, तो यहाँ पर जाएगा 13.5। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, एग्जाम हॉल में आसानी से हल हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी सरल होते हैं और हमें लगता है ये कठिन है और हमें ये छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हमें लगता है डिफिकल्ट होगा, हम इसे अटेम्प्ट नहीं करते। अगला प्रश्न है,
मोहन का जन्म 29 फरवरी 1960 को हुआ। फरवरी 1976 तक वह कितने जन्मदिन मनाएगा? तो जिनका जन्म 28 फरवरी को होता है वो वर्ष होता है लीप ईयर। जब वर्ष लीप ईयर होता है तो उस वर्ष फरवरी 29 जाती है, जैसे 2020 में गई, अब 2024 में जाएगी, 2016 में, 2012 में, 2008 में, ये लीप वर्ष हैं जिन वर्षों में फरवरी 29 जाती है। तो 1960 हम काउंट नहीं करेंगे, 60 के बाद गई होगी 1964 में, उसके बाद 1968 में फरवरी 29 गई, फिर 1972 में गई होगी, फिर 1976 में गई होगी। तो इन 4 वर्षों में ही फरवरी 29 गई होगी। तो यहाँ पर मोहन अपना जन्मदिन मनाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी सरल है, आप इन्हें आसानी से हल करिए। वीडियो को लास्ट तक देखें, और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी हम कई प्रकार की एडिशनल जानकारी देते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि आपको वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक ही हमें नई वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। बाकी आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका लाइक और आपका कमेंट चाहिए, ताकि हम अगली वीडियो बना सकें। अगला प्रश्न है, गौरव से परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। गौरव का स्त्री के साथ क्या संबंध है? आप इसका उत्तर निकालने की कोशिश करो, खुद निकालो। क्या आप इसे हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? मैं भी इसका आंसर निकाल देता हूं, आप खुद इसे हल करने की कोशिश करो, आप कर सकते हैं। सबसे पहले एक गौरव नाम का लड़का है, मैं इसे जी से लिख देता हूं। यहाँ पर गौरव का ससुर, यहाँ पे ये गौरव का ससुर है, मैं इसे रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये गौरव का ससुर है। गौरव के ससुर के पिता, तो ये गौरव के ससुर का पिता है, इसको मैं जी से इंडिकेट कर रहा हूँ। फिर गौरव के ससुर के पिता उस महिला के ससुर हैं, तो उस महिला के ससुर हैं, तो उसके ससुर को मैं, ये है वो महिला, यानी मैं इसको एफ कर देता हूँ, ये फीमेल है और ये इसके ससुर हैं। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, ये इसके हस्बैंड होंगे, जो ये रेड कलर वाले इसके हस्बैंड होंगे, इसके पति होंगे, किसके? इस स्त्री के। इस स्त्री की एक बेटी होगी, ठीक है, इस स्त्री की एक बेटी होगी, यानी डॉटर होगी, और उस डॉटर की शादी होगी किससे? गौरव से। ठीक है, तो इस स्त्री की बेटी की शादी होगी गौरव से। इस प्रकार स्त्री का गौरव से जो संबंध होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, दामाद। तो आप भी निकाल सकते हैं आसानी से। इस प्रकार के प्रश्नों का हल करते समय आपको 7 पीढ़ी मम्मी के 7 पीढ़ी पापा की तरफ के रिश्तों को ध्यान में रखना चाहिए, और डायग्राम बनाकर आसानी से इनका उत्तर निकल जाता है। काफ़ी सरल होते हैं, ज़्यादा कठिन ये प्रश्न नहीं होते। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है, देखिए ये प्रश्न काफ़ी सरल है। पूछ क्या रहा है, नीचे दिए गए चित्रों से 4 उत्तर चित्रों में से कौन सा समान रूप से संबंधित है? तो जो ये चित्र दिए गए हैं ये 2, इनमें से नीचे वाले जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा चित्र है जो इनसे मैच करता है? आप यहाँ पर देखिए, इस सर्कल में चारों भाग बराबर हैं, एक बशर्ते ब्लैक कर रखा है लेकिन हैं चारों बराबर। उसी प्रकार इस स्क्वायर में भी चारों भाग बराबर हैं, एक इसने ब्लैक कर रखा है। तो ऐसा ही कौन सा है यहाँ नीचे दिए गए में से वो ढूंढना है। ये तो नहीं है क्योंकि इसमें नीचे वाला भाग क्या है? बड़ा है, बाकी छोटे छोटे हैं। ये भी नहीं है क्योंकि इसमें बीच के भाग बड़े हैं और ये जो वाला छोटा है। ये भी नहीं है क्योंकि इसका लास्ट वाला भाग छोटा है, बीच वाला बड़ा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसका जवाब ऑप्शन डी होगा, ये वाला ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, क्योंकि इसमें चारों भाग क्या हैं? बराबर हैं। तो जैसे उन दोनों के चारों भाग बराबर थे, आपने ऊपर देखा इनके चारों भाग बराबर थे, इसके भी उसी प्रकार उसके भी चारों भाग बराबर हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप यहाँ क्या पूछ रहा है, लास्ट तक देखें वीडियो को, आप अवश्य ही इन्हें हल कर पाओगे और रीजनिंग के प्रति अपनी रुचि आप इंक्रीज करोगे। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 36 गुना है। संख्याओं का गुणनफल 3600 है, उनका महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 10। ठीक है, आप यदि गणित वाले हैं तो आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे। इनको हल करने के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसे हल करूँगा तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10। ठीक है, और इसका सूत्र होता है लॉसोपो गुणा मोसोपो, यानी लघुत्तम समावर्तक गुणा महत्तम समावर्तक बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो आप x में रख सकते हो लॉसोपो बराबर 36x, इस प्रकार से सूत्र लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 लास्ट में। इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल करिए, वीडियो को पॉज करके आप इन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे प्रश्न आते हैं, बशर्ते प्रश्न ये नहीं आएगा, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन इसी प्रकार का कोई दूसरा आ सकता है। अगला प्रश्न है, आकाश 16 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बाएं ओर मुड़ जाता है। इसको मैं डायग्राम से ही समझा देता हूँ आपको डायरेक्ट कैसे ये बनेगा, इसका जो डायग्राम बनेगा, ताकि समय बचे, वीडियो भी छोटी होगी आपकी। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है इसमें कि आकाश 16 मीटर दक्षिण की ओर चला। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, यहाँ चला हो, ये 16 मीटर है। ठीक है, 16 मीटर दक्षिण की ओर चला, उसके बाद बाएं ओर मुड़ा। तो बाएं मुड़ा, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, जिधर को आपका दायां हाथ है वो दायां, जिधर को आपका बायां हाथ है वो बायां हो जाएगा। जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं मोबाइल पर या लैपटॉप पर, यानी एग्जाम में भी जो आपका पेज होता है, जिधर की तरफ आपका हाथ दायां है वो दायां, जिधर को बायां है वो बायां हो जाता है। तो पूछ क्या रहा है, आकाश 16 मीटर दक्षिण की ओर चला, ये चल गया दक्षिण की ओर। ठीक है, दक्षिण को आया, फिर दक्षिण की ओर आने के बाद वह बायां मुड़ा। आप कल्पना करो, बायां मुड़ा और 5 मीटर चला। बायां मुड़कर कितना चला हो, 5 मीटर। मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, ये मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद वो आगे क्या करता है, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता हो, नॉर्थ की तरफ। तो ये उत्तर की तरफ मुड़ गया और ये कितना चल गया, 7 मीटर। फिर वह दाएं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, फिर किधर की ओर मुड़ता वह, दाएं तरफ। ठीक है, दाएं तरफ मिलता, ये 12 मीटर ये इधर को चल गया, 12 मीटर चल गया। फिर वह बाएं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है, बाएं ओर यानी ऊपर की तरफ मुड़ेगा। आप खुद भी वहाँ पर जहाँ आप बैठे हैं कल्पना करो कि आप ऐसे मुड़ रहे हैं। तो पूछ क्या रहा है कि वह बाएं ओर मुड़कर 9 मीटर चला, तो इधर की ओर बायां होगा, और वो कितना चला, 9 मीटर, 9 मीटर चल गया। अब पूछ रहा है कि इस समय वह शुरू से चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है। सरल प्रश्न है। अब हमें बताना कि यहाँ से चला था ना, स्टार्टिंग उसने यहाँ पर से कर रखी थी, कहाँ पर से कर रखी थी, जहाँ पर मैं ये सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो सरल है, 12 तो ये हो जाएगा, 12 ये और 5 ये, अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ खींच देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 ये और 12 ये, 12 और 5 कितना होता है, 17। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं था। इस प्रकार के प्रश्न को हल करते समय आपको ध्यान से डायग्राम बनाना है और इस प्रकार से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप दर्शा सकते हैं, तो हल कर लोगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें। जो प्रश्न यहाँ पर सरल है मैं उन्हें हल कर देता हूँ, जो ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, जिन पे ज़्यादा टाइम लगता है समीकरण बनाने में, उन्हें यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे प्रश्न आगे पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है ताकि आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें पूछा गया है किसी धन का 2 वर्ष का मिश्रित ब्याज 410 तथा इसी धन का इतने ही वर्ष तथा उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज 400 है, तो ब्याज दर होगी। काफ़ी सरल है, इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5%। तो क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 410, ये यहाँ पर दे रखा आप देख सकते हैं, और साधारण ब्याज क्या दे रखा है, 400। तो 410 में से यदि हम माइनस कर देंगे 400 को तो कितना निकल जाएगा, 10। फिर पहले
साल की ब्याज 200 पर ब्याज निकालना है, तो पहले साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 200 पर ब्याज आ जाएगा आपका 10। ठीक है, 10 निकल जाएगा। ब्याज दर आपकी कैसे निकलेगी, 10 गुणा गया 100/200। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 5%। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों का आप खुद भी हल करने की कोशिश करिए, ऐसे प्रश्न आएंगे। इसके लिए आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए। यहाँ पर प्रश्न अंग्रेजी में भी हैं। आप यदि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो वीडियो को पॉज करके अंग्रेजी में भी आप इन्हें हल कर सकते हैं। हम हिंदी माध्यम को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि अधिकांश वीडियो लोग हिंदी में देखते हैं। बाइलिंगुअल में ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए हम बाइलिंगुअल हल नहीं करते। ठीक है, तो आगे देखते हैं और इस प्रश्न में देखते हैं यहाँ क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है ए तथा बी एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी उसी कार्य को 24 दिन में तथा सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। वे सभी 10 दिन में कार्य करते हैं तथा बी तथा सी कार्य करना छोड़ देते हैं। एक कार्य को समाप्त करने में और कितने दिन लगाएगा। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 18 दिन। तो ये काफ़ी लेंदी प्रश्न है, आपको इसे हल करना होगा और इसे हल करने के लिए सूत्र लगाना पड़ता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी 1/30, क्योंकि ए और बी कर रहे हैं उसे 30 दिन में, तो ए और बी बराबर 1/30, बी और सी हो जाएगा 1/24, क्योंकि बी और सी उसे 24 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए हो जाएगा 20 दिन, क्योंकि ये दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। फिर इसे आप हल करोगे तो इसका जवाब निकल जाएगा 18 दिन लास्ट में। क्योंकि थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है तो आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप इसे समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं और ध्यान से और प्रश्नों को हल करने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर ये आयत दिया गया है, इसके अंदर कई सारे त्रिभुज बने हैं, तो हमें काउंट करना है। ध्यान रखना, इस पहले वाले में छोटे त्रिभुज हैं 8, 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें, 8 चक्कू 32, तो ये होगी। और फिर जो है 8 त्रिभुज 32 और 6 38, दो त्रिभुज फिर बड़े हैं, 2 इसमें 2 इसमें, यानी 3 नीचे की तरफ से और 3 ऊपर की तरफ से, तो 6 बड़े हो जाएंगे और 32 छोटे हो जाएंगे, तो 32 और 6 38, तो इसमें 38 त्रिभुज होंगे। आप खुद भी हल कर लीजिए, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यह कोडिंग डिकोडिंग है, इस प्रकार के प्रश्न में पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है जरा ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न चिन्ह ये दिया गया है, द्वारा चिन्हित खाली स्थान की पूर्ति हेतु सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये दो बने होंगे आपस में, ऐसे ही इसके जो प्रश्नवाचक दिया है उसका भी बन जाएगा। ध्यान से देखो, आप इसे हल कर लोगे आसानी से। यहाँ पर जैसे ये आई है, आई का एम, आई और एम के बीच जो गैप है उसे हमें देखना होगा, फिर ये निकल जाएगा। आई और एम के बीच कितने का गैप है, 4 का। उसी प्रकार टी है, टी दे रखा है इसने, तो टी और वी के बीच गैप है 2 का। और एस और वी के बीच कितने का गैप है, 2 का। फिर लास्ट बता के और एन के बीच गैप है 3 का। तो नीचे की तरफ है 4 3, ऊपर की तरफ है 2 2। इसी प्रकार इसका भी निकालना पड़ेगा, फिर इसका उत्तर निकल जाएगा। जैसे इनमें से जो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए है, बाकी से मैच नहीं कर रहा। ए का यदि हम ई से करें तो ए और ई के बीच गैप बन जाएगा 4 का, ए और ई के बीच 4 का। और पी और आर के बीच गैप बनेगा 2 का। ठीक है, ओ और क्यू के बीच भी कितने का बनेगा, 2 का। लास्ट में बचा सी और एफ,
इनके मध्य बन जाएगा 3 का। तो जैसा कूट ये बना होगा वैसे आपको यहाँ पर बनाना है, ध्यान से आप इसे आसानी से हल कर सकते हो, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्या पूछा गया आप ध्यान से देखिए, ये थोड़ा लेंथी प्रश्न है, नाव की चाल वाला, ऐसे प्रश्नों का आप हल करना सीखें। एक व्यक्ति एक नदी में धारा की दिशा में 15 किलोमीटर नाव चलाने में 3 घंटा 45 मिनट का समय लगाता है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करता है। नदी की धारा की गति होगी कितनी होगी? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके लिए आपको जो नाव की चाल, नाव की दिशा से संबंधित प्रश्न होते हैं उन्हें हल करने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी प्रश्न है, यहाँ पर इसे हल करना आसान नहीं है, इसलिए मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, आप इसे नोट करिए, ठीक है, और खुद इसे हल करने की कोशिश करिए यदि आप इसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि भागा का चिन्ह प्लस, जोड़ का चिन्ह गुणा, गुणा का चिन्ह घटाना और घटाने का चिन्ह भागा हो तो निम्न समीकरणों में कौन सा सही है? इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये वाला सही है, बाकी ये 3 से मैच नहीं कर रहा है। डी कैसा है? 36 - 6 + 3 × 5 / 3 = 74, इसने लिख रखा है। हल कैसे करेंगे? इसने क्या कह रखा है? भागा को प्लस, जोड़ को गुणा, गुणा को ऋण और घटाने को भागा। तो हम हल करेंगे 36, घटाने को इसने क्या कहा? भागा। तो सबसे पहले हम भागा करेंगे, क्योंकि घटाने की जगह हमने भागा का चिन्ह लगाना, तो 36 / 6 कर देंगे। समझ गए आप? समझ रहे हो? उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, इसके साथ क्या करेंगे? पूछ क्या रहा है? ऋण का चिन्ह भागा हो, तो 6 हो जाएगा। फिर आगे जोड़ते हैं और इसमें 6 + 3, प्लस को इसने किससे दर्शा रखा है? भागा से, तो हम इसमें दे देंगे भागा, इसको क्या करेंगे? 3 करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर आगे इसने क्या दे रखा है? आगे दिया इसने गुणा, गुणा की जगह हम माइनस कर देंगे, ठीक है, -5 करेंगे, और भागा को इसने क्या दिया? प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे 3। तो अब देखो कैसे आता है, 36 × 6 हो जाएगा आपका कितना? 216। 36 × 6 = 216। इसको भागा दे देंगे इस 3 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 72। और 72 में इस 5 को जोड़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा 72 × 5 = 77, और 77 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 74। तो इसका सही जवाब है ये वाला ऑप्शन डी। आपको ऐसे प्रश्नों को हल करते समय क्या करना है कि जो चिन्ह जहाँ पर है और जो उसने चेंज करने के लिए कहा है वैसी उन्हें लगाना है, तो आप इन्हें आसानी से हल कर लोगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप कोशिश करिए इस प्रकार के प्रश्नों को कंटिन्यू हल करने की, आसानी से आप इन्हें हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी समीकरण बनेगी कैसे आप देख लो। समीकरण बनेगी इसकी 36 × 6, ठीक है, भागा 3 से भागा करोगे, +5 और -3, इसको हल करो, आपका उत्तर लास्ट में 74 आ जाएगा, क्योंकि 36 × 6 होता है कितना? 216, भागा करोगे 3 से, +5 करोगे, फिर उसके बाद लास्ट में क्या कर दोगे आप? -3 करोगे, तो आपका जवाब आ जाएगा 74, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बारीक से और प्रश्नों को हल करने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे, आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखो, ऐसे प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर आप देखिए, ये भी थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप कॉपी में नोट करिए और वहाँ पर हल करिए। ₹1550 को आंशिक रूप से 5% तथा शेष को 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 3 वर्ष बाद कुल ब्याज
₹300 प्राप्त हुआ, 5% तथा 8% ब्याज पर दिए गए धन का अनुपात होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16:15। तो ये हो जाएगा इसका 5% तथा 8% ब्याज पर दिए गए धन का अनुपात। ऑप्शन सी सही होगा। काफ़ी लेंदी प्रश्न है और इसे आपको अपनी कॉपी में हल करना चाहिए। यदि जो कर सकता है आप कॉपी में हल करिए, और इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, लेकिन जो रीजनिंग के प्रश्न आएंगे उन्हें आपको नहीं चूकना। हो सकता मैथ सभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक टंकी 1 घंटे में 10% भर जाती है तथा अगले घंटे 8% पानी खाली हो जाता है। यदि इसे फिर से दोहराया जाए तो टंकी पानी से कितने प्रतिशत भर जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये वाला हो जाएगा 17.664%। तो ये जवाब हो जाएगा इसका। और ये भी थोड़ा सा लेंथी प्रश्न है, इन्हें आप हल करने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे प्रश्न आयोग पूछेगा। लगभग इसी प्रकार के प्रश्न मैथ्स में पूछेगा, रीजनिंग में पूछेगा। अगला प्रश्न है, 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खुले हों तो दूसरे नल को कितने समय बाद बंद करना चाहिए ताकि टंकी आधे घंटे में भर जाए? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 9 मिनट में। तो ये भी काफ़ी लेंथी प्रश्न है और आपको सूत्र लगाने होंगे। आप इसका जवाब आसानी से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको हिंट्स दे रहा हूँ कि कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को आप कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे प्रश्न भी आएंगे। एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इसको देखिए आप ध्यान से। यहाँ पर पूछा गया है, आप देख सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ए तथा सी अभिनय कला और खेल कूद में अच्छे हैं, डी तथा ए खेल कूद और पढ़ाई में अच्छे हैं, सी तथा बी सामान्य ज्ञान और अभिनय कला में अच्छे हैं, डी बी तथा ई पढ़ाई और सामान्य ज्ञान में अच्छे हैं, ई तथा डी पढ़ाई और सामाजिक कार्य में अच्छे हैं। तो पढ़ाई, सामान्य ज्ञान, खेल कूद और सामाजिक कार्यों में कौन अच्छा है? तो पढ़ाई में भी, सामान्य ज्ञान में भी और खेल कूद में भी कौन अच्छा है? सामाजिक कार्य में भी, पढ़ाई में भी, सामान्य ज्ञान में भी और खेल कूद में भी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डी वाला। तो डी सब में अच्छा है, पढ़ाई में भी, सामान्य ज्ञान में भी, खेल कूद में भी, सामाजिक कार्य में भी। आप इनको अलग अलग लिख लीजिए कि ए को अलग, सी को अलग, डी को अलग, तब आप आंसर निकाल लोगे। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना आसान होता है, लेकिन आपको कौन किस किस में यहाँ अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, उसको अलग से लिखना पड़ेगा, तब जाके आप इसे हल करोगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन प्रश्न सही हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, निम्नांकित वर्ण श्रेणी के लुप्त वर्णों को उचित क्रम में 4 विकल्पों में से एक में दिया गया है, सही विकल्प होगा। तो ऐसे आते हैं कोडिंग डिकोडिंग वाले, आप इन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर एक सीरीज बनाई गई है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, बी ए बी वाला। तो यहाँ पर एक सीरीज बना रखी है, ए बी बी ए बी ए आएगा, यहाँ पर आएगा बी और यहाँ पर आएगा ए। तो ए बी बी ए, फिर ए बी बी ए, यहाँ पर ए आएगा, फिर ए बी और लास्ट में आ जाएगा बी ए। तो ऐसा आएगा, क्या है वो? ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से देखना है, आसानी से ये प्रश्न हल हो जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न अंग्रेजी माध्यम में भी हैं। यदि आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप वीडियो को पॉज करो और इन्हें अंग्रेजी में हल करने की कोशिश करो। रीजनिंग के ये प्रश्न ज्यों के त्यों तो नहीं आएंगे, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी। यहाँ से आपको आइडिया मिल सकता है। अगला प्रश्न है, कथन 1 और 2 कथन दिए गए हैं। पूछा गया है, कुछ वृत्त चित्र हैं, कुछ वृत्त चित्र हैं, कुछ वृत्त वर्ग हैं। कोई वृत्त है तो पूछ रहा है कि ये चित्र भी है और ये वर्ग भी है। तो फिर आगे क्या कह रहा है, ऊपर एक तो 2 कथनों को तार्किक रूप में संगत सही निष्कर्ष ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी सरल है, ज़्यादा कठिन तो नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर है
यहाँ पर ऑप्शन डी दे रखा है इसने, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कुछ चित्र वृत्त हैं, कुछ वृत्त ना तो चित्र हैं और ना ही वर्ग। सभी वृत्त या तो वर्ग हैं या चित्र, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं। समझ गया आप? तो ये इसका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। रेलगाड़ी वाला, रेलगाड़ी वाले प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 121 मीटर तथा 99 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरा 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं। वे मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगे? तो ये तो ज़्यादा कठिन नहीं है, इसे तो आप आसानी से हल कर लोगे। वो क्या कह रहा है कि रेलगाड़ियों द्वारा तय की जाने वाली दूरी, एक चल रहा है 121, एक की लंबाई कितनी है 121, दूसरे की लंबाई कितनी है 99। तो ये दो की लंबाई है, टोटल लंबाई कितनी हो रही है दोनों ट्रेनों की 220 मीटर। सापेक्ष चाल क्या है, एक की है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 प्लस 32 ये कितना हो जाएगा 72। सापेक्ष चाल कितनी है 72, दोनों की लंबाई कितनी है 220। अब हल कैसे करेंगे? हल करने के लिए आपको एक सूत्र लगाना पड़ेगा। दोनों की सापेक्ष चाल है 72, सूत्र लगाओगे गुणा 5/18, ये सूत्र है, आपने 18 लगाया, 72 गुणा 5/18 बराबर करके इसको हल करोगे तो आएगा ये 20 मीटर प्रति सेकंड, ये आ जाएगा। उसके बाद समय निकालना है, तो आप दोनों की लंबाई कितनी है 220 है, 220 को डिवाइड कर दोगे आप 20 से, तो इसका जवाब हो जाएगा 11 सेकंड। तो इसमें 11 सेकंड है ऑप्शन बी में, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ये हल करना है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न ज्यों के त्यों नहीं आएंगे, बस इनको हल करने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एक परीक्षा में अंग्रेजी हिंदी और गणित में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या को नीचे दिए गए वेन आरेख द्वारा दर्शाया गया है। कम से कम 2 विषय में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक वेन आरेख दिया गया है, वेन आरेख से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अंग्रेजी हिंदी और गणित में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या हमें ज्ञात क्या करना, कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या को निकालना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज़्यादा कठिन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है। और वो कैसे है मैं बता देता हूँ आपको, आप खुद इससे हल कर लोगे। हल करना आसान है, ये वाला इसका सही जवाब है 39। कैसे? एक तो ये है 2 विषय में फेल, एक ये भी हैं, यानी गणित और हिंदी में 12 हैं, और गणित और अंग्रेजी में भी 12 हैं, हिंदी और अंग्रेजी में 10 हैं, और ये 5 हैं, ये 5 तो हैं ही। तो 12 और 12 24, 10 34, 5 39, ये हो जाएगा। ठीक है, 12 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 5, तो टोटल कितना हो रहा है ये 39। तो 39 इसका जवाब हो जाएगा। वेन आरेख को हल करना काफ़ी सरल होता है, आप बारीक से देखें और इन्हें हल करिए। आज का आखिरी प्रश्न है, एक पंसारी ₹200 प्रति किलो दर वाली 26 किलो चाय तथा 360 प्रति किलो वाली 30 किलो चाय को मिश्रित करता है और मिश्रित चाय को 300 प्रति किलो की दर से बेचता है, उसके कुल लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो ये प्रश्न भी ज़्यादा कठिन तो नहीं है, आप इसे हल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको हल करवाने की कोशिश करता हूँ। मिश्रण की लागत, ठीक है, तो एक पंसारी क्या करता है, 200 प्रति किलो दर वाली है 26 किलो चाय और 360 रुपये प्रति किलो वाली है 30 किलो चाय। तो हम क्या करेंगे, 26 गुणा गया 200, ठीक है, और फिर जोड़ देंगे इसको, इसमें क्या जोड़ेंगे 30 गुणा गया 360, क्योंकि 30
30 किलो तो 360 रुपये वाली है और 26 किलो है 200 रुपये वाली। अब इन दोनों का अगर यदि हम योग करेंगे 26 गुणा 200 प्लस 30 गुणा 360 को हल करके तो ये आएगा आपका 16,000 करीब। ठीक है, 16,000 आएगा एग्जैक्ट 16,000। ठीक है, अब विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे आप? 26, माफ कीजिए मैंने 26 नहीं लिखा, 26 प्लस 30 गुणा 300, क्योंकि अब लास्ट में कितने रुपये केजी बेच रहा है? 300। दोनों को मिक्स कर रहा है ना, 26 किलो को भी और 30 किलो को भी मिक्स कर रहा है और 300 रुपये प्रति किलो की दर से वो बेच रहा है। तो 26 प्लस 30 गुणा 300 हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका 16,800। कैसे होगा? इस 26 को आप प्लस करोगे 30 के साथ और जितना आएगा यानी 3 2 5 और 6 56 को आप गुणा कर दोगे किससे? 300 से, क्योंकि 300 रुपये केजी बेच रहा हो मिक्स करने के बाद, तो इसको गुणा करने के बाद आएगा 16,800, जबकि पहले कितना आया था हमारा? 16,000। तो हमें लाभ कितना हुआ? 800 का लाभ हुआ, क्योंकि 16,000 में से 16,800 घटाएंगे तो 800। अब इस 800 का हम निकाल लेंगे कितना प्रतिशत, तो 800 गुणा गया 100 और इसको भागा दे देंगे हम कितने से? 16,000 से। 16,000 से हम इसे भागा दे देंगे, तो ये लास्ट में आ जाएगा आपका 5%। कितना जाएगा ये? 5%। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न का आप हल करने की कोशिश करिए। और इसके बाद जो ये हिंदी के प्रश्न हैं इनको मैं ऑलरेडी हल कर चुका हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोज़ के लिंक दिए हैं, आप उन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये रीजनिंग के प्रश्न थे, ये प्रश्न ज्यों के त्यों नहीं आएंगे, ये बस आपको आइडिया देना था कि कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि कैसी लगी है आपको वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की लगातार कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।